दोस्तों, दो भाई और बहन थे जो कि साथ में साथ खेलते थे, पढ़ते थे, उठते थे, बैठते थे और साथ ही साथ बड़े हो रहे थे। तभी दोस्तों एक दिन जो उस लड़की का भाई है, वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, तुम मुझे देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो और ऐसा लगता है कि जैसे मुझको तुमसे प्यार हो गया है। जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है तो हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने भाई से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी उस लड़की का भाई कहता है कि हाँ, यही मान लो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। अब यह लड़की इस बात को सुन करके उस जगह से अपने भाई से थोड़ी दूर चली जाती है, लेकिन अब इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचने लगती है और जब इस बात को गंभीरता से सोचती है तो अपने मन में, अपने दिल में फैसला करती है और वह अब अगले ही दिन अपने भाई से प्यार का इजहार कर देती है। अब जैसे ही अपने भाई से वो प्यार का इजहार करती है तो दोनों फैसला करते हैं कि चलो फिर क्यों ना हम लोग दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जब वो पहली बार लड़की अपने भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उनको सुकून मिलता है, तसल्ली मिलते हैं। इसके बाद ये सिस्टम लगातार चालू हो जाता है और फिर दोस्तों एक दिन ऐसी घटना घटती है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। और जब इसके बारे में लोगों को पता लगता है तो यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक बहन अपने भाई के साथ मिल करके क्या ऐसी घटना को अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की घटना में ऐसा क्या हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। और दोस्तों घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी नई नई जागरूक करने वाली कहानियां आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं। आज ये कहानी दोस्तों बिहार की है। बिहार में एक जिला लगता है किशनगंज और उसी किशनगंज जिले के अंतर्गत एक थाना है कोचाधाम थाना और उसी कोचाधाम थाना के अंतर्गत एक गांव है। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया जिनका नाम साबिर अली होता है, जो अपनी पत्नी निराला बेगम के साथ में रहा करते हैं। साबिर अली के परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां होती है, यानी 5 बच्चों का ये परिवार होता है। अब जो ये साबिर अली है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। अब साबिर अली का जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम एहसान राजा होता है, और जब ये बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे इंटर की पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो उसे अच्छी कोई नौकरी नहीं मिलती, तो वह अपने पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाता है। अब एक दिन एहसान राजा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, सऊदीया चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई अच्छा काम नजर नहीं आ रहा है। तो अब जो उसके पिता साबिर अली होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो विदेश जा सकते हो। अब सन 2018 की बात होती है। जो ये एहसान राजा होता है ये सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब जब वो पहुंचता है तो वहां पर दोस्तों उसको एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी मिल जाती है। वहां पर नौकरी करता है, पैसे कमाता है और पैसे कमा के अपने घर परिवार यानी अपने माता पिता के पास भेजते रहता है। धीरे धीरे करके दोस्तों ऐसे ही 6 साल का समय गुजर जाता है। 6 साल का समय बीतने के बाद दोस्तों अब 2024 आ जाता है। अब 2024 में जो ये एहसान राजा है ये अपने घर आता है और एक रिश्तेदार से कहता है कि दरअसल मेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या आप लोग अभी मेरी शादी नहीं करवाओगे? अब जैसे ही ये बात वो अपने रिश्तेदार से कहता है तो उसके रिश्तेदार जो है वो उस लड़के से कहते हैं कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए किसी अच्छी लड़की को देखता हूँ। अब जो ये रिश्तेदार थे वो साबिर अली के घर वाले थे। माता पिता जो थे वो एक लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी उनको पता लगता है कि वहां से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर जिला पूर्णिया है, उसी का थाना एक कोचा धाम लगता है। और इसी कोचा धाम थाने के अंतर्गत एक गांव है, उसमें एक लड़की है जिसका नाम समरीन है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। अब एहसान राजा के माता पिता समरीन के परिवार से जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद वे अपने बेटे एहसान राजा की शादी समरीन के साथ फिक्स कर देते हैं। अब सन 2024 में ही एहसान की शादी समरीन के साथ हो जाती है। अब समरीन जो है वो एहसान राजा की दुल्हन बन करके उसके घर आ जाती है, उसके घर पे रहने लगती है। अब 3 महीने तक एहसान राजा अपनी पत्नी समरीन के साथ रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद उसको सऊदी अरब जाना था क्योंकि वो वहां पर नौकरी करता था। अब वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, धीरे धीरे करके 3 महीने का समय बीत चुका है, तो अब मुझे अपने काम पे जाना पड़ेगा। तो उसकी जो पत्नी समरीन थी वो अपने पति से कहती है कि देखो, अगर आप वहां पे चले गए तो फिर आखिर मैं यहाँ अकेली कैसी रहूंगी, क्या करूंगी, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा। अब एहसान राजा जो था वो अपनी पत्नी को समझाता है और समझाते हुए कहता है कि देखो, 3 महीने का समय बीत चुका है, इससे ज्यादा मुझे छुट्टियां नहीं मिल सकती हैं
और यहाँ रुक के क्या करूंगा, मैं विदेश जा रहा हूँ, काम पे वापस जा रहा हूँ, वहां से कमा के पैसे विदा करूंगा, तुम इकट्ठा करते रहना, उसके बाद हम लोग एक अलग से घर बनाएंगे। अब उसकी पत्नी समरीन जो थी वो कहती है ठीक है। एहसान राजा 2024 में एक बार फिर से सऊदी अरब चला जाता है। अब उस इधर जो उसकी पत्नी समरीन है वह भी अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसका पति तो उसके ससुराल में था नहीं, इसलिए अब वो ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। धीरे धीरे करके 18 महीने का समय बीत जाता है। 18 महीने के बाद 1 मार्च 2026 के दिन जो है एहसान राजा है विदेश से अपने घर आता है, लेकिन इस बात की जानकारी अपने परिवार को नहीं देता, अपनी पत्नी को नहीं देता है, क्योंकि वह चाहता था कि वो अपनी पत्नी के पास जा करके सरप्राइज देगा। अब जैसे ही वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके माता पिता हैं, भाई बहन है, सारे लोग तो थे, लेकिन उसकी पत्नी समरीन घर पे नहीं है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी समरीन को घर पे नहीं पाता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ समरीन कहाँ है। तभी उसकी माँ जो थी वह कहती है दरअसल बेटा जो समरीन है वो अपने मायके में है। अब दोस्तों इस बात को सुन के जो उसका पति था वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ मायके और अपनी पत्नी को वहां से बुला करके लेकर के आ जाऊंगा। अब दोस्तों ये सुन के थोड़ा सा परेशान होता है और तुरंत ही अपनी पत्नी के पास फोन करता है और समरीन से कहता है कि समरीन मैं विदेश से घर वापस आ गया हूँ, क्या तुम वापस नहीं आओगे। अब जैसे ही यह बात समरीन सुनती है तो समरीन कहती है, अब दोस्तों जैसे ही यह बात समरीन सुनती है तो वह कहती है कि मैं तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि तुम आज ही मेरे पास यहाँ पे आ जाओ। लेकिन एहसान राजा कहता है कि नहीं आज नहीं, मैं कल आऊंगा। समरीन जिद करने लगती है और कहती है कि 18 महीने का समय बीत चुका है और 18 महीने से हम और आप मिले नहीं है, उसके बावजूद भी आप कहते हो आज नहीं कल आऊंगा, चाहे जो हो जाए तुमको आज ही आना पड़ेगा। अब एहसान राजा जो है वह अपनी पत्नी की जिद के आगे हार जाता है। वो अपनी बाइक निकालता है और बाइक निकाल के अपने पत्नी के गांव अपने ससुराल पहुंच जाता है। धीरे धीरे शाम का समय हो रहा था। उधर समरीन जो थी वो बड़ी ही बेसब्री के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन शाम तक एहसान राजा जो है वो अपने ससुराल नहीं पहुंचता है। और जब वो अपने ससुराल नहीं पहुंचता है तो जो उसकी पत्नी समरीन है बार बार एहसान राजा के पास फोन करती है, लेकिन एहसान राजा का फोन रिसीव ही नहीं हो रहा था। तब वो अपनी देवरानी के पास फोन करती है और देवरानी से कहती है कि सच सच बताना, एहसान राजा से मेरी बात हुई थी, वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं। अब जैसे ही यह बात देवरानी सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है और कहती है तो वह तो सुबह ही निकल चुके थे। अब यह बात जाकर वो अपनी सास निराला देवी से बताती है। निराला बेगम इस बात की जानकारी अपने पति को देती है। अब धीरे धीरे करके घर के हर एक सदस्य को यह बात पता चल जाता है कि अभी तक जो एहसान राजा है अपने ससुराल नहीं पहुंचे। तभी एहसान राजा के जो पिता है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इधर पुलिस वाले जो थे वो इस केस को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और एहसान राजा की तलाश चालू कर देते हैं। सबसे पहले एहसान राजा का जो मोबाइल नंबर है उसे सर्विलांस पे डालते हैं तो पता लगता है कि दरअसल रास्ते में एक मदरसा पड़ता है और उसी मलहरा मदरसा के पास एक पुलिया है जहां पर एहसान राजा का मोबाइल जो है वहीं पर उसकी लोकेशन दिखा रही है। अब पुलिस वाले के साथ साथ जो एहसान राजा के परिवार के सदस्य थे मौके पे जब पहुंचते हैं तो वहां पर एहसान राजा का बाइक था, हेमलेट था, मोबाइल था और कुछ जरूरी कागजात जो थे वह भी थे। और साथ ही साथ वहां पर एहसान राजा भी पुलिस वाले को मिल जाता है, लेकिन जिस कंडीशन में एहसान राजा मिलता है उसे देख के किसी को यकीन ही नहीं होता है। दरअसल एहसान राजा की मौत हो चुकी थी। अब जैसे ही एहसान राजा के माता पिता परिवार वालों को ये बात पता लगती है तो वो रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा 18 महीने के बाद सऊदी अरब से लौटा तो फिर उसकी हत्या किसने कर दी। अब इस बात की जानकारी दोस्तों उसकी पत्नी समरीन को दी जाती है और जैसे ही समरीन को पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, समरीन का भी रो रो के पूरा हाल हो जा रहा था। वो बार बार रो रही थी और होश में आ रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों एक डॉक्टर को भी समरीन की देखरेख के लिए लगा दिया गया था। इधर एहसान राजा के डेथ बॉडी को पुलिस जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो महिला डॉक्टर समरीन की देखरेख कर रही थी तभी उसे कुछ शक होता है और उसको ऐसा लगता है कि दरअसल समरीन जो है वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात अपने वो सहयोगी डॉक्टरों से बताती है, बात वहां से निकल के बाहर आती है। धीरे धीरे चर्चा फैल जाती है कि समरीन जो है वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ये खबर मिलती है कि समरीन प्रेग्नेंट है तो जो ये पुलिस वाले हैं वो समरीन का चेकअप करवाते हैं तो वहां से पता लगता है कि ये सच है कि समरीन 2 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन ये सुन के समरीन के परिवार के लोग या फिर उसके ससुराल वाले हो, एहसान राजा के माता पिता हो, पुलिस हो, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और
वो सोचते हैं कि आखिरकार उनका बेटा 18 महीने के बाद सऊदी अरब से लौट के आया है, तो फिर आखिर समरीन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इस बात को लेकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब जो पुलिस वाले थे जब इस केस की छानबीन करना चालू करते हैं तो सबसे पहले सबरीन के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगालते हैं, और जब सबरीन के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालते हैं तो पता लगता है कि सबरीन एक नंबर पर लगातार बात करती थी। अब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि यह नंबर जो है वह किसी विराज अंजुम के नाम से रजिस्टर है। अब पुलिस विराज अंजुम के पास पहुंचती है और उससे बात करती है। अब समरीन से भी बातचीत करती है तो दोनों पुलिस से कहते हैं कि साहब हमको कुछ नहीं पता, हम दोनों भाई बहन है इसलिए एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई भाई और बहन इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ क्या बात करेंगे। अब पुलिस वाले सख्ती के साथ दोस्तों अंजुम परवीन से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अब जो ये अंजुम परवीन है ये पुलिस वाले के नाम सामने कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि साहब हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ में खेलते थे और खेलते खेलते साथ ही साथ बड़े हो रहे थे। तभी एक दिन सिराज अंजुम जो है वह प्रवीण से कहता है कि बहन आप मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्योंकि मैं बगैर तुम्हारे रह ही नहीं पाता हूँ। तुम्हारा चेहरा 24 घंटा मेरे नजरों के सामने रहना चाहिए। अब जैसे ही ये बात प्रवीण सुनती है तो मुस्कुराने लगती है और अपने भाई से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम पागल हुए हो। तभी वो कहता है कि ज्यादा सा लगता है कि मैं सच में पागल हो गया हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। अब इस बात को जब समरीन सुनती है तो गंभीरता से लेती है और फिर वो अपने प्यार का इजहार अपने भाई से कर देती है। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों उसके लिए एक रिश्ता आ जाता है और जब रिश्ता आता है तो उसके घर वाले उसकी शादी एहसान रजा से कर देते हैं। अब दोस्तों शादी हो जाने के बाद जो ये प्रवीण थी वह अपने पति एहसान रजा के साथ अपने ससुराल में चली जाती है। लेकिन जब 18 महीने बाद एहसान राजा घर आता है और जैसे ही बात की जानकारी समरीन को होती है तो समरीन परेशान हो जाती है और वह अपने प्रेमी या अपने भाई को इस बात की जानकारी देती है। तो उसका भाई कहता है कि दरअसल जो तुम्हारा पति वापस आ रहा है और वह अगर तुमको छुएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ उससे पहले हम लोग एक रास्ता निकालते हैं, इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो यह परवीन है अपने पति से कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जैसे ही वो मिलने के लिए पहुंचता है तभी उसका प्रेमी कहे या भाई कहे उसका रास्ते में उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। अब दोस्तों वह रास्ते में एहसान रजा से मिलता है, बातचीत करता है और बातचीत करते करते एक तेज धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर देता है। वह दोस्तों वहीं पर उसकी मौके पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वे वहां छोड़ के फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो सिराज अंजुम और साथ ही साथ प्रवीण दोनों को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो यह प्रवीण है जो जेल में है और साथ ही साथ जो उसके पेट में उसका बच्चा जो है वो भी पल रहा है। अब एहसान राजा के परिवार से इस बारे में बातचीत की जाती है तो एहसान राजा का भाई कहता है कि अगर प्रवीण को हमारे भाई के साथ नहीं रहना था, उसको अपने भाई के साथ ही रहना था, उसको अपने भाई से ही शादी करनी थी, तो इस बात की जानकारी मुझसे दे सकती थी, मैं अपने भाई का उससे तलाक करवा देता, कम से कम हत्या तो ना होती। अब जैसे ही कहानी के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा एक घटना भी हो सकता है। एक पत्नी अपने पति को मरवा देती है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। तो दोस्तों बस घटना कहानी सुनाने का हमारा मकसद केवल आपको जागरूक और सतर्क करना है, किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।